हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द टीचर्स पीवाईक्यू में। दोस्तों चलिए आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज हम भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे, प्रियम्बल पढ़ेंगे। भारत के संविधान की प्रस्तावना के विषय में हम जानेंगे कि प्रस्तावना में कहां से, किस प्रकार से और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस प्रकार से इस प्रश्न को करना है। आखिर इस दस्तावेज को, जिसे भारत के संविधान का दर्शन कहते हैं, अगर फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, या फिर कुछ लोगों ने इसे भारत के संविधान की आत्मा कहा, हॉरोस्कोप कहा, तो इन चीज़ों के क्या कारण रहे, क्या मायने रहे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं इस नए चैप्टर की, जिसे हम भारत के संविधान की क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना को पढ़ने से पहले हम प्रस्तावना की एक छोटी सी डिबेट में चलते हैं और यहां से समझते हैं कि प्रस्तावना थी क्या। दोस्तों, जब भारत के संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 अगस्त, ये हम सबने पढ़ी है, 9 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक हमने पढ़ी है 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 और 9 दिसंबर 1946। दोस्तों, ये जो दिवस था 9 दिसंबर, इस दिन संविधान सभा में अस्थायी सदस्य के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा की नियुक्ति हुई और इस दिन संविधान सभा ने अपने अस्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया। इसके बाद की जो बैठक है 13 दिसंबर, इसी का रिलेवेंस है, इसी का महत्व है प्रस्तावना के संबंध में, 1946। क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों 13 दिसंबर 1946? देखिए 13 दिसंबर 1946 का क्या महत्व है। आइए एक नया करते हैं इसको। 13 दिसंबर 1946। दोस्तों, ये वो दिन था जिस दिन जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत की संविधान सभा में क्या प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे हम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन को। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब क्या था कि यह तय किया गया कि भारत के संविधान के क्या उद्देश्य होंगे। इसमें कहा गया कि हम लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे, गणतंत्रात्मक प्रकृति की सरकार बनाएंगे। इसमें इस बात का वर्णन था कि सामाजिक आर्थिक मतलब न्याय सुनिश्चित करेंगे, स्वतंत्रता सुनिश्चित करेंगे, बंधुत्व, समानता, बहुत सारी चीजों की बात की गई और कहा गया कि इस महान देश को विश्व के प्रमुख देशों के बीच में उसका स्थान दिलाएंगे। ये तमाम चीजें कही गई इस उद्देश्य प्रस्ताव में, जिसे इस दिन प्रस्तुत किया गया था। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को उस समय पारित नहीं किया गया, लेकिन बाद में 22 जनवरी सन 1947 को जब पुनः बैठक हुई, क्या हुई? पुनः बैठक हुई, संविधान सभा ने इस दिन को, इसे क्या कर दिया? इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पारित कर दिया। प्रस्तावना के संबंध में हम ये चीजें इसलिए पढ़ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यही उद्देश्य प्रस्ताव, यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आगे चलकर भारत की प्रस्तावना के रूप में हम कह सकते हैं प्रस्तावना का सबसे बड़ा आधार बना। कौन? उद्देश्य प्रस्ताव। यानी जो भारत के संविधान की प्रियम्बल है, उसमें बहुत सारी बातें कहां से ली गई हैं? इसी उद्देश्य प्रस्ताव से ली गई हैं। तो ये एक हल्की सी पृष्ठभूमि है, इसे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसी के संदर्भ में हमें प्रस्तावना को पढ़ना है दोस्तों। अगर कोई कहे कि वास्तव में प्रस्तावना होती क्या है, तो जैसे मान लीजिए आप कोई भी किताब पढ़ रहे हैं, तो आपने देखा होगा उसमें पहला कोई पन्ना है, उसमें किताब के बारे में दिया हुआ है कि अंदर किताब में कौन कौन सी चीजें लिखी हुई हैं, कहाँ क्या विशेषता होगी। वास्तव में ये एक लघु साक्षात्कार कराती है किताब के मोटिव के बारे में, किताब मतलब किताब में क्या कौन सी चीजें हैं।
पूरे विश्व में सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, कौन सा देश? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में, जो कि विश्व का पहला लिखित संविधान है दोस्तों, विश्व का पहला लिखित संविधान आया 1789, ये विश्व का पहला लिखित संविधान है। यहां पर प्रस्तावना को शामिल किया गया। तो अगर पूछा जाए कि प्रस्तावना की परिकल्पना भारत के संविधान में कहां से ली गई है, तो आप बिना झिझके इस बात को बता सकते हैं कि प्रस्तावना भारत के संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है आमतौर पर। चलिए अब इन संबंधों में हम भारत के संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना क्या है। जैसा कि एन के पालकीवाला ने कहा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। संविधान का परिचय पत्र है, ये हम बाद में देखेंगे कि किसने क्या स्टेटमेंट दिया। लेकिन आइए सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना को थोड़ा सा पढ़ते हैं और पढ़ के चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। पढ़ते हैं और पढ़ के चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, सॉरी। चलिए शुरुआत होती है हम भारत के लोग। पहले पूरा पढ़ लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर सन 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इसी संदर्भ में हम भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने जा रहे हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना हमें कौन कौन सी चीजें बताती है? प्रस्तावना, सबसे पहले प्रस्तावना क्या बताती है? प्रस्तावना हमें कौन कौन सी चीजें बताती है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। चलिए देखते हैं। संविधान के उद्देश्यों के विषय में बताती है, संविधान की प्रकृति के विषय में बताती है कि संविधान किस प्रकार का होगा, संविधान के उद्देश्य क्या होंगे, हमने क्यों संविधान बनाया है, संविधान के उद्देश्य क्या होंगे, संविधान की प्रकृति क्या होगी, तथा इसके अलावा प्रस्तावना यह भी बताती है कि लागू होने की तिथि क्या थी, लागू होने की तिथि। चलिए इसे थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। संविधान का उद्देश्य क्या होगा? संविधान का उद्देश्य होगा कि हमें एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और कैसा गणराज्य बनाना है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना है। यह भारत के संविधान की प्रस्तावना का क्या है? उद्देश्य है। एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना है। हमें एक ऐसी शासन व्यवस्था बनानी है जो कैसी होगी? लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगी। हमें एक ऐसा संविधान बनाना है जिसमें सभी व्यक्ति को सामाजिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता मिले। यानी ये सारी चीजें क्या हैं? ये भारत के संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्य हैं जिन्हें हम पढ़ने जा रहे हैं। संविधान की प्रकृति, संविधान कैसा होगा? कैसा संविधान होगा? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा जहां सभी को समानता मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी, न्याय का विचार होगा, बंधुता का विचार होगा। तो यानी ये संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य को बताती है, प्रकृति को बताती है और अंत में बताती है कि संविधान के लागू होने की तिथि का मतलब है कि किस दिन इसे अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मर्पित किया गया था। तो ये भी बताती है कि 26 नवंबर 1949 को जिस दिन संविधान लिखकर पूरा कर लिया गया था, इसी दिन इसे क्या किया गया है? स्वीकार किया गया है। तो ये सारी चीजें प्रस्तावना बताती है। आइए चलिए अब इसका अध्ययन शुरू करते हैं, इसे पढ़ना शुरू करते हैं। अब तक हमने इसके रेफरेंस में बातें की हैं कि चीजें किस प्रकार से चल रही हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, हम भारत के लोग, इस बात का क्या मतलब है? एक एक चीज की व्याख्या थोड़े आराम से कर लेते हैं ताकि चीजें समझने में आसानी हो। हम भारत के लोग, चलिए देखते हैं।
हम भारत के लोग, इस शब्द का अपने आप में क्या अर्थ है दोस्तों, समझिए। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, इसका मतलब होगा कि भारत में शक्ति का स्रोत कौन है। अगर आपको चार ऑप्शन दिया रहे कि अंतिम रूप से भारत में शक्ति का स्रोत कौन है, आपसे पूछा जाए भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, तमाम लोग, और एक ऑप्शन में रहे भारत की जनता, तो आंसर क्या हो जाएगा, भारत की जनता। क्योंकि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणतंत्र बनाना चाहते हैं। जब हम भारत के लोग बनाते हैं, यानी अंतिम सत्ता किसके पास है, भारत के लोग के पास है, भारत की जनता के पास है। ये इस शब्द का क्या होगा, मतलब होगा। अक्सर ये प्रश्न पूछा भी गया है, इसलिए ये चीज याद रखेंगे दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस में इसे हम लोकप्रिय संप्रभुता कहते हैं, पॉपुलर सोवरेंटी कहते हैं। अगर आप कभी रूसों को पढ़ेंगे तो वहां पर आप लोकप्रिय संप्रभुता के विचार को पढ़ेंगे, जहां यह कहा जाता है कि हाँ, संप्रभुता राज्य के पास तो होती है, किसी भी राज्य के बने रहने के लिए संप्रभुता सोवरेंटी बहुत जरूरी है, लेकिन वास्तव में संप्रभुता लोकप्रिय संप्रभुता होती है। यानी अंतिम रूप से शासन और उसकी शक्तियों का स्रोत कौन होता है, जनता होती है। इसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलर सोवरेंटी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। चलिए आइए इसे देखते हैं कि एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होने का क्या मतलब है। भारत को एक, इसे समझ लिया, भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न, भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ सोवरेन नेशन। एक संप्रभुत्व राष्ट्र होने का क्या मतलब है। इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि कोई भी बाह्य तत्व हमें हमारे निर्णय लेने में, चाहे वह आंतरिक मामले में हो चाहे बाह्य मामले में हो, प्रभावित न कर सके। जैसे मान लीजिए भारत किसी देश के संबंध में भारत कैसी नीति बनाएगा, ये भारत तय करेगा। हमें श्रीलंका से संबंध बनाने हैं, हमें पाकिस्तान से संबंध बनाना है, किस प्रकार से संबंध बनाना है, कैसे चीजों को हम आगे लेकर चलेंगे, ये भारत तय करेगा। ऐसा नहीं है कि हम अमेरिका के कहने से अपनी चीजों को चलाएंगे। आमतौर पर इसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, संप्रभुत्व संपन्नता कहते हैं, संप्रभुता कहते हैं, संप्रभुता सोवरेंटी कहते हैं। यानी हम अपने आंतरिक मामले में भी अपने डिसीजंस ले सकते हैं और अपने बाह्य मामले में भी अपने डिसीजंस को लेने के लिए स्वतंत्र हैं। इसी को संप्रभुता कहते हैं। दोस्तों अगर हम संप्रभुता की डिबेट में जाते हैं तो आज बहुत बार यह आरोप लगता है कि विश्व में आज शायद कोई भी देश संप्रभुत्व नहीं है, पूर्ण संप्रभु नहीं है, क्योंकि तमाम आरोप लगते हैं कि, जैसे मान लीजिए अक्सर यह आरोप लगता है कि भारत इस मामले में, जैसे कोई कहेगा कि किसी मामले में निर्णय लेने ने अमेरिका ने भारत को प्रभावित कर दिया, किसी मामले में किसी अन्य देश ने प्रभावित किया। हो सकता है आज तमाम आर्थिक कारणों से, राजनीतिक कारणों से थोड़ा सा संप्रभुता के प्रयोग करने में हम ये कह सकते हैं कि निर्णय बदले जा सकते हैं, लेकिन संप्रभुता किसी भी राष्ट्र के निर्माण की, किसी भी राज्य की सबसे आवश्यक शर्त है और संप्रभुता होनी ही चाहिए, संप्रभुता होनी ही चाहिए। यानी जो देश अपने आंतरिक और बाह्य निर्णयों को लेने में स्वतंत्र है उसे हम क्या कहेंगे, संप्रभुता का सिद्धांत कहेंगे। यानी यहां पर क्या है, भारत एक संप्रभु राज्य है, ये संप्रभुता होने का मतलब है। एक बार आरोप लगाया गया था जब भारत नया नया आजाद हुआ, तो ये कहा गया कि भारत ने आजाद होने के साथ ही राष्ट्रमंडल की सदस्यता को अपनाया था। राष्ट्रमंडल जिसे हम आमतौर पर कॉमनवेल्थ कहते हैं, इंग्लिश में इसे कॉमनवेल्थ कहा जाता है। ये ब्रिटिश उपनिवेशों, जो भी अतीत में ब्रिटेन के उपनिवेश रह चुके हैं जो देश, वो इसके सदस्य होते हैं। आजादी के बाद बहुत ही गहमा गहमी हुई कि क्या भारत को राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि अगर भारत राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करता है तो उसकी संप्रभुता पर प्रश्न उठने लगेंगे। लेकिन इसके बाद भी भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता को स्वीकार किया और ये कहा कि हम कॉमनवेल्थ के सदस्य बन जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी संप्रभुता समाप्त हो जा रही है, क्योंकि हम अपने मर्जी से राष्ट्रमंडल के सदस्य बनेंगे और अपनी मर्जी से ही राष्ट्रमंडल की सदस्यता कभी भी त्याग सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया संप्रभुता। चलिए अब अगली टॉपिक पे चलते हैं। इसमें अगला है भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी। अब आप इसे समझिए, थोड़ा सा टाइम लेंगे, चीजों को धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे ताकि चीजें समझ में भी आए। समाजवादी, अब समाजवादी होने का क्या मतलब है दोस्तों, सोशलिज्म। सबसे पहले तो ये जानिए कि 42वें
संविधान 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये शब्द क्या किया गया था, जोड़ा गया था। कहाँ? भारत के संविधान की प्रस्तावना में। ये संविधान के मूल संविधान में ये शब्द समाजवादी, सोशलिस्ट नहीं था। समाजवादी, इसके बाद पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 में। लेकिन जैसा कि हम अभी समाजवादी को पढ़ रहे हैं, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। और ये कहां से लिया गया था? उस समय यूएसएसआर, यानी जिसे हम यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक, जिसे आज हम रूस के नाम से जानते हैं, वहां आमतौर पर समाजवादी व्यवस्था चल रही थी। अब समाजवाद होता क्या है? आपने गांधी को पढ़ा होगा। गांधी जॉन रस्किन से प्रभावित है। गांधी कहते हैं, रस्किन की एक बुक है अनटू द लास्ट, गांधी कहते हैं कि पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति का कल्याण ही राज्य का क्या होना चाहिए? उत्तरदायित्व होना चाहिए। समाजवाद का मतलब क्या है? जहां समाज में सभी व्यक्ति क्या हो? समान हो। समाजवादी विचारधारा अपने आप में पूरी की पूरी विचारधारा है। समाजवाद हो गई, चाहे कैपिटलिज्म हो गई, तो हम पूरी विचारधारा पर बातचीत नहीं करने जा रहे हैं। यहाँ पर बेसिक हम समझेंगे कि भारत में किस प्रकार का समाजवाद है। समाजवाद मतलब समानता की भावना आनी चाहिए। भारत में हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवाद है। किस प्रकार का समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। अगर कोई आपसे पूछे, या इसी को हम गांधीवादी समाजवाद भी कह सकते हैं, या भारत मार्क्सवादी समाजवाद और गांधीवादी समाजवाद के बीच का मिश्रण है, जिसमें गांधीवाद की क्या है? प्रकृति ज्यादा है। इसी को हम क्या कहते हैं? समाजवाद। अगर आपसे कोई ऑप्शन में पूछ ले कि भारत में साम्यवादी समाजवाद है, साम्यवादी समाजवाद, तो आप बिल्कुल डिनाई कर देंगे। आप कहेंगे कि नहीं, भारत में समाजवाद का ये रूप नहीं है, लोकतांत्रिक समाजवाद है, ये भारत के समाजवाद का मतलब है। तो ये हो गया हमारा समाजवाद। आइए अगले टर्म पे लौटते हैं। भारत को समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। अगला क्या है? पंथ निरपेक्ष। अब ये पंथ निरपेक्ष क्या होता है? चलिए पंथ निरपेक्ष को समझने की कोशिश करते हैं। पंथ निरपेक्ष, जैसा कि मैंने बताया, ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। इसको इंग्लिश में हम सेक्युलर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्युलर कहते हैं। पंथ निरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म, सेक्युलर होना। इसका मतलब होता है कि भारत में अगर मान लीजिए तमाम पंथ हैं, बहुत सारे पंथ हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, तमाम पंथ हैं। इन सभी पंथों में से इन सभी पंथों में से राज्य का कोई पंथ नहीं होगा। राज्य सभी पंथों के लिए न्यूट्रल रहेगा। किसी पंथ को राज्य राजकीय पंथ के रूप में स्वीकृति नहीं देगा। बार बार मैं पंथ शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, धर्म शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा। इसके लिए कई बार धर्म निरपेक्षता भी लिखता है, धर्म निरपेक्ष भी लिखता है। पंथ निरपेक्ष को धर्म निरपेक्ष भी कहा जाता है, लेकिन आमतौर पर संविधान में इसके लिए पंथ निरपेक्ष शब्द लिखा हुआ है। तथा ये व्याख्या भी दी जाती है कि धर्म पंथ से कहीं बहुत ज्यादा व्यापक चीज है। धर्म का मतलब होता है वे ऑफ लाइफ, हम किस तरीके से जीते हैं। और जब भारत के संबंध में धर्म की बात करते हैं तो धर्म रिलीजन का कोई सिनोनिम नहीं है। इसका मतलब है, धर्म का मतलब, अगर यूरोप में हम जाएं, कोई कहे रिलीजन, तो यूरोप में रिलीजन संकीर्ण अर्थ में धर्म की ये परिभाषा हो सकती है। लेकिन भारत में धर्म क्या है? भारत में धर्म है धार्यते इति धर्मः, धारण करने योग्य जो है वो धर्म है। यानी अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपका धर्म क्या है? पढ़ना। अगर आप शिक्षक हैं तो आपका धर्म है पढ़ाना। अगर आप जिस भी कार्य में हैं ये आपका धर्म है। इसलिए धर्म निरपेक्ष शब्द का शायद प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन लोग करते भी हैं। लेकिन आमतौर पर पंथ निरपेक्ष का यही मतलब होगा। इसे कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, क्लियर? इसे भी जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। क्या किया गया कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। चलिए अब अगले पे चलते हैं। हमने पंथ निरपेक्ष को समझा कि पंथ निरपेक्ष होती क्या है, पंथ निरपेक्षता क्या होती है।
अब हमें देखना है लोकतंत्रात्मक होने का मतलब। यहां पर क्या लिखा है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। चलिए दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य का क्या मतलब होता है। आई थिंक ये बहुत छोटा लिखा है लेकिन स्पष्ट दिख रहा होगा। चलिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पहले लोकतंत्र लिखते हैं, लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक, इंडिया कैसा होगा, डेमोक्रेटिक होगा, डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, यानी लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब होता क्या है, हम सभी आसान भाषा में जानते हैं। लोकतंत्र यानी लोगों का शासन। हम सभी को अब्राहम लिंकन की वो परिभाषा याद है जिसमें उन्होंने कहा था कि जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए किया गया शासन ही क्या है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी वास्तव में दो शब्दों से मिलकर बना, डेमोस और क्रेशिया, यानी लोगों का शासन। इस व्यवस्था को क्या कहा गया, लोगों का शासन। इसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, लोकतंत्र कहते हैं। देखिए लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं दुनिया में, अगर आप समझना चाहें। एक को हम कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक को कहते हैं अप्रत्यक्ष, इसे समझ लीजिएगा थोड़ा सा, लोकतंत्र। अगर कोई आपसे पूछे कि भारत में कौन सा लोकतंत्र है, तो आप डायरेक्ट ये मत कह दीजिएगा कि भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत में जो लोकतंत्र है उसे हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। अब आप कहेंगे ये क्या है, हम तो अपनी सरकार को डायरेक्ट चुनते हैं, तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कैसे हो गया, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कैसे हो गया। वास्तव में प्रत्यक्ष लोकतंत्र होने का मतलब ये होता है कि जनता की सरकार की गतिविधियों में प्रत्यक्ष भागीदारी, जनता जो होती है इसमें बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होती है। आमतौर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र में चार चीजें होती हैं, थोड़ा सा देख लीजिए यहां पर। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसमें होगा जनमत संग्रह, जनमत संग्रह, पहल जिसे हम इनिशिएटिव कहते हैं, इनिशिएटिव, जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम, प्लेबिसाइट, प्लेबिसाइट, प्लेबिसाइड होता है, सॉरी, प्लेबिसाइड। इसके अलावा रिकॉल, इनिशिएटिव, प्लेबिसाइड, रिकॉल, और इसको हम क्या कहते हैं, रिफरेंडम। थोड़ा सा समझने की इसे कोशिश करिएगा कि वास्तव में होती क्या है चीजें। इनिशिएटिव, प्लेबिसाइड और रिकॉल। जैसे मान लीजिए भारत में क्या होगा कि सरकार हमने एक बार चुन ली 5 वर्षों के लिए। अब 5 वर्षों के लिए ये सरकार क्या करेगी, काम करेगी। अगर ये बहुमत में बनी हुई है तो उससे पहले इसे गिराया नहीं जा सकता, यानी 5 वर्षों के लिए काम करेगी। इसे हम अप्रत्यक्ष तरीके की सरकार कहते हैं, या इसे हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यानी प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र कहते हैं। यानी अगर किसी कारण से आपको 5 साल से पहले लगे कि सरकार सही से काम नहीं कर रही है, तो क्या आप राइट टू रिकॉल का प्रयोग कर सकते हैं? आप सरकार को एक जगह इकट्ठे होकर तय कर सकते हैं कि सरकार को वापस कर लिया जाए? नहीं, आप नहीं कर सकते। इसी कारण से ये क्या है, हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जनमत संग्रह, क्या आप किसी मुद्दे पर जनमत संग्रह कर सकते हैं? जनमत संग्रह का मतलब कि कौन सा निर्णय लिया जाना चाहिए, कौन सा निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। प्लेबिसाइट, आमतौर पर कौन सा कानून बनाना चाहिए, जनता क्या इस मामले में डायरेक्ट प्रतिभागी हस्तक्षेप कर सकती है। इनिशिएटिव, कोई भी पहल जनता डायरेक्ट रूप से शुरू कर सकती है। ये सारे गुण प्रत्यक्ष लोकतंत्र के हैं, हमारे यहाँ के नहीं हैं। यानी हर 5 वर्ष में एक बार चुनाव करना और अपने सरकारों को 5 वर्ष के लिए नियुक्त कर देना, और इस 5 वर्ष के दौरान सरकार कोई गलती करती है तो इन सबका हिसाब आने वाले 5 वर्षों बाद फिर से किसी चुनाव में करना, इसे हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है कि जनमत संग्रह, पहल, प्लेबिसाइट, रिकॉल, इन सब चीजों की जहां विशेषता होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। ये आज विश्व के लगभग किसी देश में नहीं है। आपको स्विट्जरलैंड के कैंटन्स में ये मिलेगा। कहां मिलेगा? स्विट्जरलैंड
एक यूरोपीय देश है स्विट्जरलैंड। यहां पर प्रांतों को कैंटन कहते हैं। क्या कहते हैं? यहां पर प्रांतों को कैंटन कहते हैं। स्विट्जरलैंड में ये आपको ये चीज यहां पर मिलेगी। तो चलिए, स्विट्जरलैंड में प्रांतों को कैंटन्स कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर प्रोविंस प्रांत कहते हैं, राज्य कहते हैं, वैसे ही स्विट्जरलैंड में इन्हें कैंटन कहते हैं। यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र हम देखते हैं। आमतौर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहां लाया जा सकता है जहां की जनसंख्या बहुत ही कम हो, बहुत ही अल्प हो। जैसे जब आप प्राचीन यूनान पढ़ेंगे ना, यूनान के बारे में, रोम यूनान पढ़ेंगे, जहां पर एथेंस को पढ़ेंगे, स्पार्टा पढ़ेंगे, अनेक राज्य थे यूनान में। उन प्राचीन यूनान के देशों को, जिन्हें हम नगर राज्य कहते थे, सिटी स्टेट कहा जाता था यूनान में, वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र चल सकता है, वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा था। लेकिन आज वर्तमान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसी भी देश के लिए बड़ा मुश्किल है। तो भारत में कौन सा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। विश्व के लगभग तमाम देशों में जो लोकतंत्र है उसे हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। चलिए, इतना समझ गए। अब चलिए लोकतंत्र की एक नई परिभाषा की तरफ चलते हैं। लोकतंत्र की एक नई परिभाषा की तरफ चलते हैं। परिभाषा नहीं, थोड़ा सा और इसमें पढ़ते हैं लोकतंत्र के विषय में। हमने लोकतंत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के विषय में पढ़ा है। हमने अभी देखा था कि हमारे देश में कौन सा है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सरकारें लापरवाह हो जाएंगी कि तुम तो अभी हमें हटा नहीं सकते, हम आपको आने वाली 5 साल बाद हटा देंगे। कम से कम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में इतना तो है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसमें क्या होता है? नियमित चुनाव होंगे, बहुमत दल का शासन होगा, एक स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। ये सारे किसके गुण हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के गुण हैं, जिसको हम देख चुके हैं। चलिए, ये हो गया लोकतंत्र। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। किस प्रकार का देश है? लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र है भारत में, डेमोक्रेसी है भारत में, यानी जनता क्या है? सर्वोपरि है। आइए अब अपने संविधान की प्रस्तावना पे चलते हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना क्या थी? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, हमने यहां तक कर लिया था। अब हम आए हैं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। क्या बनाना है हमें? भारत को लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना है। चलिए आइए भारत को गणराज्य बनाकर देखते हैं। गणराज्य का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? रिपब्लिक। दोस्तों, जब भारत आजाद हुआ था ना, उस समय भारत गणराज्य नहीं हुआ करता था। उस समय भारत गणराज्य नहीं था। क्या था? डोमिनियन था। डोमिनियन था। डोमिनियन मतलब आप पूछेंगे अधिराज्य। ये अधिराज्य क्या होता है? यानी भारत का प्रधान कौन होता था? ब्रिटेन का राजा या रानी। ब्रिटेन का राजा या रानी। डोमिनियन का मतलब होता है कि किसी देश का प्रधान, जैसे मान लीजिए भारत आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947। लेकिन केवल भारत अधिराज्य के रूप में आजाद हुआ था, डोमिनियन के रूप में। जब तक हमने अपने राष्ट्र के प्रमुख को स्वयं नियुक्त नहीं कर लिया, तब तक हम डोमिनियन ही रहे। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कर लिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपने राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया। राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया। इस दिन से हम क्या हो गए? गणतंत्र हो गए। लेकिन अभी भी यह परिभाषा पूरी नहीं है। परिभाषा पूरी तब होगी, इसका मतलब होता है जब किसी देश द्वारा या राष्ट्र द्वारा, यहां पर राष्ट्र लिखना ज्यादा सही होता, जब किसी देश द्वारा अपने राष्ट्र प्रमुख का चुनाव, राष्ट्र प्रमुख का या को चुनाव द्वारा नियुक्त किया जाता है। यानी कुल मिलाकर जब किसी देश के राष्ट्र प्रमुख को चुनने की विधि चुनाव हो, इलेक्शन हो, यानी चुनाव द्वारा नियुक्त किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? गणराज्य कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? रिपब्लिक कहते हैं।
इस अर्थ में भारत क्या है, रिपब्लिक है। क्योंकि भारत का राष्ट्रप्रधान कौन है, भारत का राष्ट्रप्रधान भारत का राष्ट्रपति है। अब आप प्रधानमंत्री मत कह देना। भारत का राष्ट्रप्रधान कौन है, राष्ट्रपति है, जिन्हें हम किस प्रकार से चुनते हैं, अप्रत्यक्ष मतदान से चुनते हैं। क्यों, क्योंकि इन्हें हम तो चुनते नहीं, भारत के संसद के सदन और राज्यों की विधायिका चुनती है। तो यानी राष्ट्र के प्रधान को हम चुनते हैं। जैसे ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है। ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी संवैधानिक लोकतंत्र है। इसे कुछ ऐसे कहेंगे, संवैधानिक राजतंत्र है। इसे हम ऐसे कहेंगे कि ब्रिटेन में जो देश का प्रधान होता है राजा या रानी होता है, यानी वंशानुगत होता है। जैसे अभी चार्ल्स तृतीय राजा हैं, इससे पहले उनकी मां राजा थी, रानी थी वहां की। यानी वहां पर वो अपने देश के राजा या प्रधान को चुनते नहीं हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, चुना जाता है। इसीलिए भारत क्या है, गणतंत्र है। इंडिया इज अ रिपब्लिक। ठीक है, चलिए अगले पर चलते हैं। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को क्या देना है, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब चलिए सबसे पहले न्याय पर आते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कर दिया गया हमसे। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगर आपसे कोई पूछे प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, तो आप कहेंगे प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कौन कौन सी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। 3 प्रकार के न्याय, ये पूछा भी गया है प्रश्न और पूछा भी जा सकता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 चीजों की बात की गई है। राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय, यानी समाज का हर व्यक्ति बराबर हो। समाज में क्या हो, समरसता हो, समानता हो, जहां वर्ग भेद न हो, वर्ण के आधार पर लोगों को न बांटा जाए, जातियों के आधार पर लोगों का कैटेगराइजेशन न हो। इसे हम क्या कहेंगे, एक समता मूलक समाज कहेंगे। यानी हमारे यहाँ सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस हो। सोशल जस्टिस का एक मुद्दा यह भी होता है कि समाज में न्याय जो है, मतलब जो व्यक्ति न्याय की परिकल्पना में कुछ पीछे छूट गया है, उसे हम स्पेशल प्रोविजंस देकर भी न्याय प्राप्त कराएं। यानी समाज में सभी को न्याय हो। आर्थिक न्याय, यानी आर्थिक आधार पर भी कोई बहुत ज्यादा पिछड़ा ना हो, आर्थिक आधार पर भी समानता की बात हो, आर्थिक न्याय हो। और राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की परिकल्पना की बात भारत के संविधान की प्रस्तावना में की गई है। सिंपल में आपसे पूछ सकता है कितने प्रकार के न्याय, तो आप कहेंगे 3 प्रकार के न्याय। कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। चलिए वापस लौटते हैं अपने प्रश्न पर। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब देखिए न्याय के बाद क्या बचा, ये हमारा न्याय हो गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय के बाद क्या है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आइए फिर चलते हैं और देखते हैं कि अब क्या कह रहा है। स्वतंत्रता, किसकी बात कर रहा है अब, स्वतंत्रता। अब ये स्वतंत्रता क्या है दोस्तों, ये स्वतंत्रता क्या है जिसकी अब बात कर रहा है हमसे, किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात कर रहा है, किस प्रकार के स्वतंत्रता की बात कर रहा है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, बोलने की स्वतंत्रता। वो देश, वो लोकतंत्र मृतक होता है जहां व्यक्तियों को बोलने की स्वतंत्रता न हो, अपने विचार को स्वतंत्र रूप से रखने की स्वतंत्रता न हो। लेकिन भारत क्या है, एक लिविंग एक जीवंत लोकतंत्र है जहां पर आपको अपने विचार को रखने की क्या है, स्वतंत्रता है। जब आप भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 पढ़ेंगे स्वतंत्रता के अधिकार में, मौलिक अधिकार, तो वहां पर पढ़ेंगे 19(1)(a) में वाक एवं अभिव्यक्ति, राइट टू टॉक एंड एक्सप्रेशन को क्या कहा गया है, मौलिक अधिकार कहा गया है। और यहां पर भारत के संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता में जो पहली स्वतंत्रता का विचार है वो क्या है, विचार। विचार ही है, मतलब विचार की स्वतंत्रता। आप अपने विचारों को रखने के लिए क्या हैं, स्वतंत्र हैं। इसके बाद क्या होगा, अभिव्यक्ति। इसके बाद क्या है,
विचार अभिव्यक्ति यानी आप अपने भावनाओं की अभिव्यंजना के लिए भी स्वतंत्र हैं। आपके मन में अगर कोई भाव है तो आप स्वतंत्र रूप से अपनी भावनाओं को कह सकें। सोचिए एक लोकतंत्र कितना बुरा होगा, कितना, जहां पर लोग कुछ बोलने से डरें, जहां पर लोगों को यह समझ में आए कि अगर मैंने ये बोला तो मुझे दंडित किया जाएगा। इसे हम कम से कम कुछ भी कहें, एक लोकतांत्रिक देश नहीं कह सकते। यानी लोकतांत्रिक देश में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये जरूर कहेंगे हम कि पूरे विश्व में चाहे कहीं भी लोगों के अधिकार भी असीमित नहीं होने चाहिए। अगर आपको स्वतंत्रता है तो वो भी एक युक्त प्रतिबंधों के अधीन होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि आपको विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया जाए तो आप कुछ ऐसा बोल दें कि जिससे राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और अखंडता पर या फिर सामाजिक एकता पर, यूनिटी पर असर पड़े। आप कुछ भी ऐसा नहीं बोलेंगे, आप इस मर्यादा का भी ख्याल रखेंगे। लेकिन यहाँ पर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। अगला क्या है? विश्वास की स्वतंत्रता। विश्वास, आप किसी भी धर्म में विश्वास रख सकते हैं, आस्था रख सकते हैं, उसके अनुसार कार्य कर सकते हैं। विश्वास, धर्म, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उपासना, उस धर्म की पद्धतियों का पालन कर सकते हैं। जब आप भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 पढ़ेंगे, 25 से 28, तो यहाँ पर राइट टू रिलीजियस लिबर्टी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे। अनुच्छेद 25 में पढ़ेंगे कि भारत का प्रत्येक नागरिक किसी भी धर्म को निर्बाध रूप से मान सकता है, उसका आचरण कर सकता है और प्रचार प्रसार कर सकता है। कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को मान सकता है, आचरण करेगा, प्रचार प्रसार करेगा। यानी ये क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, रिलीजियस लिबर्टी का अधिकार है। यानी आपको अपनी धार्मिक मान्यताओं को, अपने बिलीफ को कहने का अधिकार है। इसे हम क्या कहेंगे? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उपासना यानी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यानी कितने प्रकार की लिबर्टी की बात की गई है? 5। याद रखिएगा, कितने प्रकार की लिबर्टी की बात की गई है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। पूछा जाता है संविधान में कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। याद रखिएगा। चलिए वापस लौटते हैं, ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। अब देखिए अगला क्या है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अब क्या है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अब समानता की बात कर रहा है। समानता में कौन कौन सी समानता? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अब ये प्रतिष्ठा और अवसर की समानता क्या होगी? प्रतिष्ठा तथा अवसर की, क्या प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अगर आपसे पूछा जाए प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता की बात की गई है, तो आप क्या कहेंगे? 2 प्रकार की समानता। कितने प्रकार की समानता? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर। सभी व्यक्ति को समाज में समान प्रकार की प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, अवसरों की समानता होनी चाहिए। जब भारतीय संविधान का आप आर्टिकल 16 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है आर्थिक क्षेत्र में समान अवसर सभी व्यक्तियों को रहेगा। तमाम चीजें हैं। जब आप भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि विधि के समक्ष सभी समान होंगे तथा विधियों से समान संरक्षण का अधिकार, यानी विधि सबसे समान व्यवहार करेगी। अब वो अलग कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है? सभी को अवसरों की समानता होगी, सभी को समाज में समान प्रतिष्ठा दी जाएगी। ये किसके अंतर्गत है? समानता के अधिकार, राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत आता है। तो हमने यहाँ पर ये चीज भी देख ली, 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। अब यहाँ पर आ जाइए टॉपिक पे। हमने देखा न्याय, स्वतंत्रता और समता। कई बार क्या होता है दोस्तों कि क्रम लगाने को दे देता है। प्रश्न में क्या करेगा? लिखा रहेगा कि एक जगह लिखा रहेगा समाजवादी, उसके बाद प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक और उसके बाद लिख देगा गणराज्य। कृपया इन्हें रीअरेंज करिए। तो आप ऐसे रटते रहेंगे क्वेश्चन को देखकर, लेकिन अगर एक बार आपने संविधान की प्रस्तावना को सही प्रकार से पढ़ रही है तो आप ये रीअरेंज करके बता सकते हैं कि 3 प्रकार के न्याय हैं: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। आप बता सकते हैं इस तरीके से हैं। या आपसे अगर ऐसे पूछ दे समानता, न्याय और संप्रभुता, इसको क्रम से करिए तो आप कहेंगे कि सबसे पहले संविधान की शुरुआत ही संप्रभुता से होती है। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, तो सबसे पहले ये होगा। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए
तथा उसके नागरिकों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो न्याय दूसरे पर होगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, उसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समता, तो ये तीसरे नंबर पे होगा। तो कई बार रीअरेंज करने को भी दे देता है, तो ये चीजें भी आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए, ये बस एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब यहां से देखते हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, हर व्यक्ति की अपनी एक गरिमा होती है, एक मर्यादा होती है, उसका हम ख्याल रखेंगे। मनुष्य की समानता सबसे बड़ी चीज है। अतीत में व्यक्ति दासों का व्यापार किया करते थे, अतीत में दासों का व्यापार होता था भारत में, विश्व के हर देश में। लेकिन ऐसा कब होगा? जब हम व्यक्ति को साधन के रूप में मानेंगे। व्यक्ति साधन नहीं होता, सभी मनुष्य समान हैं, सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, सबको समानता का अधिकार है, बंधुत्व की भावना होनी चाहिए किसी भी समाज में। अगर हम ऐसा सोचें तो हम किसी भी मनुष्य को साधन नहीं मानेंगे। हर मनुष्य स्वयं में साध्य है, वो किसी साध्य का साधन नहीं है। इसका मतलब किसी व्यक्ति को दास नहीं बनाया जा सकता। व्यक्ति की गरिमा का क्या मतलब होगा? सोचिए, आज भी आपने देखा होगा शहरों में लोग मैनहोल साफ करते हैं, बहुत से लोग कर्मचारी मैनहोल साफ करते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं। ये क्या है? ये व्यक्ति की गरिमा के विरुद्ध है, ये व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी के विरुद्ध है। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। यानी हमें भारत के सभी नागरिकों में क्या जगाना होगा? व्यक्ति की गरिमा जगाना होगा। और हम ये कैसे जगाएंगे? केवल खोखले वादों से नहीं जगाएंगे, हम उन्हें समानता का अधिकार देकर व्यक्ति की गरिमा को जगाएंगे। अगला क्या है? राष्ट्र की एकता, यानी एकता की बात की गई है, यूनिटी ऑफ द नेशन, एकता होनी चाहिए, राष्ट्र की एकता। भारत एक विविध राज्य है, विविध है। भारत में क्या है? सबसे बड़ी चीज क्या है? विविधता। विविधता का मतलब क्या है? अनेक भाषाएं, अनेक धर्म, अनेक क्षेत्र, अनेक पंथ, अनेक प्रकार के लोग, निर्जातीयता। मतलब अगर हम देखें, भारत में डाइवर्सिटी का लेवल बहुत ज्यादा है। आप एक जगह रह रहे हैं और कुछ किलोमीटर दूर जाइए, वहां पर आपको भाषा, डायलेक्ट्स अलग मिलेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में यूनिटी नहीं है। भारत की यही विविधता उसकी एकता का प्रतीक है। ये डाइवर्सिटी है। ये क्या है? डाइवर्सिटी है, यानी ये क्या है? भारत की एकता है, भारत की एकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अखंडता। अब किस बात पर आ गए हम? इंटीग्रिटी, अखंडता पर आ गए। भारत की अखंडता को सदैव सुनिश्चित रखने की बात की गई है। हमने पढ़ा था कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में, आज तक भारत के संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में एकमात्र संशोधन हुआ था, और उसमें 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? पहला था समाजवादी, हमने पढ़ लिया था कि समाजवादी होने का मतलब क्या होता है। दूसरा था पंथ निरपेक्ष, क्या था? पंथ निरपेक्ष, ये भी हमने पढ़ लिया था। अब तीसरा क्या था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और तीसरा क्या था? अखंडता। क्या था दोस्तों? तीसरा अखंडता। तीसरा अखंडता है। ये 3 चीजें जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? याद रखिएगा, केवल एक बार संशोधन हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हैं। तो यहां तक हम पहुंच गए। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। बंधुता का मतलब क्या होता है? भाईचारा, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी कहते हैं हम इसे, बंधुता बढ़ाने के लिए। अब देखिए, एक चीज देख लीजिए, अक्सर पूछा जाता है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये 3 शब्द हैं, ये कहां से लिए गए हैं भारत के संविधान में? कहां से लिए गए? कौन कौन से शब्द? याद रखिएगा। चलिए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता यानी लिबर्टी, इक्वालिटी यानी समानता, और बंधुता का मतलब फ्रेटर्निटी। ये फ्रांसीसी क्रांति की देन है। कहां से लिया गया है? ये तीनों शब्द, क्या लिख दिया? फ्रांसीसी, पूछ सकता है आपसे, क्रांति की देन है। कब हुआ था फ्रांसीसी क्रांति? 1789 से हम 99 तक कह सकते हैं, लेकिन 1789 में फ्रांस की क्रांति
हुई थी, वहीं से 3 चीज लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, पहली बार विश्व को जिस क्रांति ने दिया इन 3 शब्दों को, वो किसने दिया? फ्रांस की क्रांति ने। फ्रांस की क्रांति ने विश्व को देखने का नजरिया काफी हद तक बदल दिया। तो ये सारी चीजें याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से कहता है कि बढ़ाने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में, यानी संविधान सभा में ये सारी बातें हो रही हैं, आज तारीख 26 नवंबर 1949, ये हिंदी में लिखा हुआ है, कौन सी तारीख की बात कर रहा है? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 की बात कर रहा है। क्या हो रहा है 26 नवंबर 1949 को? 26 नवंबर 1949, अब हिंदी का दिवस भी लिख लीजिए अगर आपको जरूरी लगे। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, सनवत 2006 विक्रमी, यानी हिंदी सनवत कब था? ये हिंदी का कौन सा साल था? हिंदी का कौन सा साल था? 2006, ऐसे लिखेंगे 2006 विक्रमी संवत। विक्रमी कैलेंडर, विक्रम संवत जानते हैं, 2006 विक्रमी। आमतौर पर दोनों में 57 वर्षों का फर्क होता है, 57 वर्षों का फर्क होता है। जो विक्रमी संवत होता है वो, इस संवत को हम कौन सा संवत कहते हैं? भारत में शक संवत है, लेकिन ये तो सॉरी, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से है, इंग्लिश ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से है 26 नवंबर 1949। ग्रेगोरियन कैलेंडर से विक्रमी संवत कितने वर्ष आगे होता है? संवत 57 वर्ष आगे होता है, 57 वर्ष आगे होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, यहां पर संविधान को अपनाने की क्या लिखी हुई है? तिथि लिखी हुई है कि 26 नवंबर सन 1949 को एतद द्वारा हम क्या घोषणा करते हैं? इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये हो गई हमारे संविधान की प्रस्तावना। ये क्या हो गई? भारत के संविधान की प्रस्तावना। चलिए थोड़ा सा और समय लेता हूं प्रस्तावना के बारे में। जब भारत के संविधान की प्रस्तावना बन चुकी है, जब भारत के संविधान की प्रस्तावना बन चुकी थी, हस्ताक्षर वगैरह हो रहे थे 24 जनवरी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बड़ी शानदार बात कही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बड़ी शानदार बात कही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि आज हम विरोधाभासों से भरे एक युग में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां भारत एक राजनीतिक लोकतंत्र होगा। राजनीतिक रूप में, राजनीतिक जीवन में हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र होंगे, लेकिन सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को हम अभी नकारते रहेंगे। और यदि हम अपने सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को नकारते रहें, तो ये संविधान जो इतने मेहनत से बनाया गया है, उसे यही लोग क्या कर देंगे? अस्वीकार कर देंगे, ठुकरा देंगे। तो ये कहने का मतलब क्या था? क्या होता है सामाजिक लोकतंत्र, क्या होता है आर्थिक लोकतंत्र, और क्या होता है राजनीतिक लोकतंत्र, ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं। चलिए, लोकतंत्र की बात की जाए, अब थोड़ी सी बात निकली है तो इसे भी देख लेते हैं, लिखने में आपको काम आ सकता है, या तमाम चीजें समझ होनी चाहिए। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब होता है एक व्यक्ति एक मत, एक व्यक्ति एक मत, यानी प्रत्येक व्यक्ति, वन मैन वन वोट, एक व्यक्ति एक मत देगा, एक व्यक्ति एक मत देगा, तथा एक मत का क्या होगा? एक मत का एक मूल्य होगा। यानी भारत का हर वो व्यक्ति, भारत में क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, यानी हर वो व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, वो क्या कर सकता है? मत दे सकता है। हर व्यक्ति का एक मत होगा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, फला व्यक्ति 50 लाख महीने का टैक्स देता है और आप कोई टैक्स नहीं देता, तो ऐसा नहीं है कि मत का मूल्य अलग हो जाएगा। एक व्यक्ति एक मत, हर व्यक्ति एक मत ही देगा। ऐसा नहीं है कि वो 10 वोट दे देगा। एक व्यक्ति एक मत, और एक मत का मूल्य कितना होगा? एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य। ये राजनीतिक लोकतंत्र है।
जिस दिन भारत का संविधान बना हमने यह तो तय कर दिया कि हाँ, एक व्यक्ति का एक मत होगा, एक मत का एक मूल्य होगा, यानी उस दिन हम राजनीतिक लोकतंत्र हासिल कर चुके थे। लेकिन किस बात पर भारत के राष्ट्रपति संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष हमें चेता रहे हैं कि हमें आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र भी हासिल करना होगा, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी हासिल करना होगा। सामाजिक लोकतंत्र का मतलब क्या होगा? तत्कालीन भारत के समाज को देखिए, भारत का समाज कितना कटा फटा है, कितना बटा हुआ है, अनेक जातियां हैं, हायरार्की है, और समाज का एक वर्ग दूसरे वर्ग से कितना कटा हुआ है। यानी सामाजिक लोकतंत्र नहीं है, सोशल डेमोक्रेसी नहीं है। अगर सामाजिक लोकतंत्र होती तो प्रगति की बयार आज कुछ अलग तरीके से बहती, लेकिन उस समय सामाजिक लोकतंत्र नहीं था, आर्थिक लोकतंत्र नहीं है। सोचिए, कहीं पर यह कहा गया है कि एक व्यक्ति जो सिर्फ बहुत ही छोटे काम करता है, अपने आय में बहुत कम साधन, बहुत ही कम रुपए जुटा पाता है, और किसी प्रकार से उसके जीवन की दिनचर्या चल रही है, या वो समान आवश्यकताओं से भी वंचित है, तो उस व्यक्ति के लिए संविधान और उसकी विशेषताओं का क्या मूल्य। इसलिए यह जरूरी है कि भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी होना चाहिए। दोस्तों, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की जहां पर वानगी पेश की जाती है, उसी को हम डीपीएसपी आमतौर पर कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये हो गई प्रस्तावना की ये डिबेट्स। अब चलिए, हमने प्रस्तावना को इतना पढ़ लिया है, अब हम थोड़ी सी बातें प्रस्तावना के एक तथ्य पर करते हैं जो बहुत ही जरूरी है और जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहले देखते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में किसने क्या कहा है। एक व्यक्ति हैं, इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत ही जरूरी है, N.A. पालकीवाला। जब भी आप यूपीपीएससी का एग्जाम देते हैं, चाहे वो रिव्यू ऑफिसर का हो या पीसीएस का हो, स्टेटमेंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना को संविधान का क्या कहते हैं? परिचय पत्र कहते हैं। कौन कहता है? पालकीवाला साहब कहते हैं, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहते हैं। कुछ और स्टेटमेंट्स देखते हैं। एक हैं अय्यर साहब। अय्यर साहब क्या कहते हैं? अय्यर साहब क्या कहते हैं? अय्यर साहब कहते हैं कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। आपसे पूछ सकता है ऑप्शन में कि किसने कहा है कि प्रस्तावना हमारे सपनों का विचार है, दीर्घकालिक सपनों का विचार है, तो आप कहेंगे कि ये अय्यर साहब ने कहा था। एक स्टेटमेंट और है के.एम. मुंशी का। के.एम. मुंशी का, किसका? के.एम. मुंशी। इनके बारे में हमने पढ़ा था। भारत के संविधान की जो समिति होती है, प्रारूप समिति, उसके सदस्य थे और कांग्रेसी सदस्य थे। एकमात्र कांग्रेसी सदस्य जो प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो के.एम. मुंशी साहब ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि प्रस्तावना भारत के संविधान का होरोस्कोप है। इसे हिंदी में कहेंगे लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्यफल। प्रस्तावना भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्यफल है। और प्रस्तावना भारत के लोकतंत्रात्मक गणराज्य का क्या है? भविष्यफल है। और एक आखिरी और देख लीजिए, अक्सर पूछता है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो प्रस्तावना के संविधान की आत्मा, कुंजी और आभूषण कहने का कार्य ठाकुरदास भार्गव ने किया था। टी.डी. भार्गव, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव ये क्या कहते हैं? प्रस्तावना भारत के संविधान की क्या है? प्रस्तावना संविधान की आत्मा
कुंजी आत्मा है, कुंजी है, इसके अलावा आभूषण है। ये चारों स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक और व्यक्ति हैं जिनका कई बार उल्लेख हो जाता है, नाम है उनका एम.ए. हिदायतुल्लाह साहब। एम.ए. हिदायतुल्लाह साहब कहते हैं कि प्रस्तावना केवल एक घोषणा नहीं है, यह घोषणा से भी कहीं अधिक है। प्रस्तावना घोषणा से भी कहीं अधिक है। प्रस्तावना क्या है? कहते हैं कि इसमें लिखे हुए प्रावधानों को लागू करने के लिए हमें एक क्रांति की जरूरत है। क्या है? क्रांति की जरूरत है। ये तमाम स्टेटमेंट्स हैं, ये भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में याद कर लीजिएगा। अब आपसे एक तथ्य पूछा जाएगा, क्या प्रस्तावना भारत के संविधान का भाग है? अब आप कहेंगे इतना सब कहने के बाद सुई ये कहाँ अटक गई? क्या प्रस्तावना भारत के संविधान का भाग है? प्रस्तावना भारत के संविधान का भाग है। बताइए, क्या प्रस्तावना भारत के संविधान का भाग है? तो जब शुरुआत में संविधान बना था और जब पहला केस आया इसके संबंध में 1960 में, इसे हम कहते हैं बेरूबारी यूनियन का मुद्दा, बाय बेरूबारी केस, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस, ये बेरूबारी केस आया था। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। याद रखिएगा, बेरूबारी संघ के मामले में कहा गया था कि प्रस्तावना भारत के संविधान का भाग नहीं है, डिनाई कर दिया गया। किसने डिनाई किया होगा? सर्वोच्च न्यायालय के सामने मुद्दा आया था। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारत के संविधान का भाग मानने से इनकार कर दिया। लेकिन अगला केस आया जिसने प्रस्तावना को भारत के संविधान का भाग माना, इसे हम कहते हैं केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस भारत के इतिहास के सबसे प्रमुख मामलों में से एक। केशवानंद भारती केस 1973। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान के भाग के रूप में स्वीकार किया गया। याद रखिएगा, यही सेम जजमेंट LIC मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने दिया और SR बम्बई मामले ने भी 1995 में भी सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि हाँ, प्रस्तावना भारत के संविधान का भाग है। तो अब कोई अगर आपसे पूछे वर्तमान स्थिति में कि क्या प्रस्तावना भारत के संविधान का भाग है, तो आप कहेंगे कि हाँ, प्रस्तावना भारत के संविधान का भाग है। अब एक टॉपिक और हो सकता है कि क्या प्रस्तावना के विरुद्ध के मामले को लेकर आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं? नहीं जा सकते। इसमें दो चीज देख लीजिए, प्रस्तावना ना ही विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही विधायिका के शक्तियों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। प्रस्तावना के माध्यम से विधायिका की शक्तियों का स्रोत भी नहीं है और ना ही इसके मामले से विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और एक टर्म और इसमें यूज होता है, यह गैर न्यायिक है। प्रस्तावना कैसी है? प्रस्तावना कैसी है? न्यायिक है कि गैर न्यायिक है? गैर न्यायिक है। प्रस्तावना गैर न्यायिक है। याद रखिएगा, प्रस्तावना गैर न्यायिक है। गैर न्यायिक है प्रस्तावना। कैसी है प्रस्तावना? गैर न्यायिक है। चलिए, क्या प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हो? संशोधन किसके द्वारा होता है? अनुच्छेद 368 के द्वारा होता है। क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? हाँ, प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत हाँ, संशोधन हो सकता है। संशोधन हो सकता है। लेकिन जैसा कि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आप भारत के संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन आप संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान हार्म नहीं पहुंचाएंगे। बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? जैसे समाजवादी होना भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। पंथ निरपेक्ष होना बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा अन्य हिस्सों में बात करें, भारत के संविधान का मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों का एक दूसरे के पूरक होना, ये चीजें क्या हैं? बेसिक स्ट्रक्चर हैं। तो आप बेसिक स्ट्रक्चर में इजीली संशोधन नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई। ये हमारा पूरे प्रस्तावना का आज चैप्टर समाप्त हो गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर प्रस्तावना का जो भी हमने पढ़ा, समझा, समझने में आसान लगा होगा और आपको काफी चीजें समझ में आई होंगी। दोस्तों, प्रस्तावना को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि सबसे पहले पूरी की पूरी प्रस्तावना याद कर लीजिए।
इसे समझ लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारे प्रश्नों को समझने में आसानी हो जाएगी। अब आपको रीअरेंज करने को दे देगा तो आपको चीज़ों को रटना होगा कि पहले न्याय आता है कि स्वतंत्रता आता है कि समानता आती है। अगर आपको प्रस्तावना याद है तो सबसे पहले तो आप इन चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप ये समझ सकते हैं कि भारत का संविधान वास्तव में है क्या और चाहता क्या है, हमें क्या करना है, क्या बनाना है। बहुत ही जरूरी है कि आप भारत के संविधान की प्रस्तावना को समझें। तो दोस्तों, ये हमारे प्रस्तावना की क्लास यहाँ पर समाप्त हो गई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रस्तावना की क्लास अच्छी लगी होगी। अब हम अगले चैप्टर में संघ और उसके राज्य क्षेत्र या किसी और चैप्टर को पढ़ेंगे। इसके अलावा इससे रिलेटेड प्रश्नों का भी हम एक श्रृंखला मतलब जो अलग से हम कर रहे हैं, उसमें हम इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर प्रश्न आए हैं वहाँ पर हम इन्हें भी कर लेंगे। तो दोस्तों, यहीं पे हम ये क्लास ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। दोस्तों, लाइक करिए, प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।